सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का यूज करके कंडक्टिविटी का मेजरमेंट। एक बार इसको समझ लेते हैं हम, इसका एक सिंपल सा डायग्राम है, उस डायग्राम की हेल्प से तो बढ़िया रहेगा। लेट्स सी, देखिए, सो वी आर मेजरिंग measurement of conductivity of electrolytic सॉल्यूशन, ठीक है, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। इस डायग्राम, हाँ क्या कह रहे हैं बेटा? थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो एक सेकंड हेडिंग है वो तो, बाकी मैं एक बार इसको रीड आउट कर देता हूँ। यहाँ उसके नीचे रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा, लाइट ऑफ ही कर देता हूँ। अब ठीक है बेटा? ओके, देखिए, तो यहाँ हम देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है उसकी कंडक्टिविटी का मेजरमेंट देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं मैं, और इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर हमने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट लिया है, दैट इज कॉल्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इस व्हीट स्टोन ब्रिज में आपके पास यहाँ एक वायर लगा हुआ है, अ वायर इज प्लेस्ड हियर, ठीक है, विद अ स्केल, स्केल के साथ में ये वायर। और यहाँ पर आपने ऊपर एक बैटरी लगाई है, दैट इज द बैटरी, इट्स रेजिस्टेंस इज R1, ठीक है। R1 जो है वो नोन रेजिस्टेंस है, ध्यान रखें, नोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमें पता है, इट इज नोन रेजिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कंडक्टिविटी सेल। इस कंडक्टिविटी सेल में हमने दो इलेक्ट्रोड दिए हैं, जैसा हमने पहले बताया था, जिसमें प्लेटिनम वायर है और एंड पॉइंट पर आपके पास प्लेटिनम फॉइल लगी हुई है। और ये जो है इसको हमने फिक्स किया हुआ है एक कंटेनर में, और दिस कंटेनर हैज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो है हमारे पास, इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी सेल है ये, ठीक है। और इस कंडक्टिविटी सेल में आपके पास यह सॉल्यूशन है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है अपने सॉल्यूशन में। नाउ द कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इज R2, ठीक है। R2 रेजिस्टेंस है इसका, और ये अननोन है, ध्यान रखना, दिस इज अननोन, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन इसलिए है क्योंकि इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। देन उसके बाद ये जो हमारे पास में वायर है, ठीक है, इस वायर से कनेक्ट करते हुए हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक एसी करंट का कोई डिवाइस ले लिया है, विच प्रोड्यूस एसी करंट, और यहाँ पर एक हम की लगा देते हैं, टू या स्विच लगा देते हैं, इट इज स्विच, ठीक है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए। और ये एसी सोर्स है आपके पास, एसी सोर्स, जहां से एसी करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वन मोर थिंग, हमने यहाँ पर एक वो लगाना है, जो की लगाना है, जो की एक्चुअली इस तरह से की होती है के अंदर, जो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप वायर के ऊपर मूव करते हैं नल पॉइंट को फाइंड करने के लिए। तो इसे मैं ए कह रहा हूं, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज बी, ओके, ए बी सी, थ्री पॉइंट्स है यहाँ पर। तो द रेजिस्टेंस ऑफ A and B wire is R3 and resistance of B and C is R4, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ बेटा, ध्यान रखना, इसको मैं किससे कंपेयर करता हूँ, जो मैंने कल डायग्राम बनाया था परसों, उस डायग्राम से कंपेयर कर रहा हूँ। उस डायग्राम में हमने इस तरह से ड्रॉ किया था, एक तो R1 था, एक R2 था, R3 and R4, like this, ठीक है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। और ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस थे, इनको आपने कनेक्ट किया हुआ है किससे, एक गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ गैल्वेनोमीटर की जगह मैं क्या करता हूँ, एक हेडफोन ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं HP लिख रहा हूँ, हेडफोन,
हेडफोन हमने इसलिए कनेक्ट किया है क्योंकि जैसा मैंने कहा था, एक बार मैं वापस रिमाइंड करा देता हूँ आपको, है ना, एक बार दोबारा सुन लेना, फिर कैसे वर्क करेगा ये भी देखेंगे अपन। तो हमने ये बताया था आपको कि एक्चुअली जब हम इसमें कंडक्टिविटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं वायर की, तो उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। प्रॉब्लम ये आती है, पहली चीज, हाउ टू कनेक्ट द वायर इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वायर को कैसे कनेक्ट करें। तो उसके लिए आपने देखा मैंने ये डिवाइस काम में लिया है। इस डिवाइस को हम क्या कह रहे हैं, कंडक्टिविटी सेल। एक्चुअली जो कंडक्टिविटी सेल है उसमें दो इलेक्ट्रोड फिट होते हैं, ठीक है, प्लेटिनम वायर के, जिसको सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, और इन इलेक्ट्रोड से हम इजीली वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज शॉर्टेड आउट, ठीक है, पहली प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी हमारे पास में कि जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डायरेक्ट करंट को पास करेंगे, ठीक है, इसमें डायरेक्ट करंट को फ्लो करेंगे, तो जो हमारे पास आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, वो क्या होंगे, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। तो ये जब इस तरह से मूव करेंगे तो एक्चुअली क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। तो जब हम कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो, हम यहाँ पर एसी की डीसी की जगह क्या यूज में लेंगे, एसी करंट काम में लेंगे। एसी डिवाइस हमने काम में लिया है जिससे एसी करंट इसके अंदर प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करने के चक्कर में एक तीसरी प्रॉब्लम और आ जाती है, दैट इज कि अगर हम देखें कि डीसी करंट के साथ हम नल पॉइंट को मेजर करने के लिए क्या था कि एक गैल्वेनोमीटर काम में लेते थे सॉल्ट ब्रिज के अंदर। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता था, जब जीरो रीडिंग देता था तो हमें पता चल जाता था कि यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है या मिनिमम करंट फ्लो हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम इनका जो रिलेशन बताया था मैंने, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, इस रिलेशन की हेल्प से R2 या अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेते थे, ठीक है। ये कब मिलता है हमें, एट नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है, नल पॉइंट इज अ बैलेंस पॉइंट, ध्यान रखना, ये वो बैलेंस पॉइंट होता है जब आपके पास में इन दोनों रेजिस्टेंस, नोन और अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस का रेशो इन वायर के रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल हो जाता है। उस कंडीशन में हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से वो पॉइंट पता चलता है हमें कि जीरो रीडिंग आ रही है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है वो एसी करंट में वर्क नहीं करता है। हमने एसी लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या डिवाइस काम में लिया है अलग से, हमने इसके लिए अलग से काम में लिया है हेडफोन, ठीक है ना, ये हेडफोन काम में लिया है। एक्चुअली हेडफोन जो है ये क्या करता है, ये वॉइस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब आपके पास मिनिमम करंट फ्लो होगा तो इस हेडफोन की जो आवाज होगी वो भी मिनिमम आएगी, ठीक है, या फिर आएगी नहीं। तो जब मिनिमम आवाज आ रही हो या फिर आवाज आनी बंद हो जाए तो उस कंडीशन में हम समझ जाएंगे कि रेजिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया है, उसे हम कहेंगे कि वो बैलेंस पॉइंट आ गया है। और उस बैलेंस पॉइंट को ऑब्टेन कर लेंगे। उस बैलेंस पॉइंट पे एक्चुअली क्या होता है, रेजिस्टेंस, इन दोनों के रेजिस्टेंस का रेशो, ये वायर के रेजिस्टेंस का रेशो और इन अननोन और नोन रेजिस्टेंस का रेशो इस तरह से एस्टैब्लिश होता है, ठीक है। तो हमने इनको नाम दे दिया R1, R2, R3 एंड R4। बेटा रिपीट, R3 और R4 के बीच में मैंने क्या लिखा है, ओके, मैंने R3 और R4 के बीच में बेटा यहाँ पर B लिखा हुआ है। एक्चुअली ये वायर की लेंथ है, A से B तक का जो वायर है इसका रेजिस्टेंस जो है R3 है। ऐसा क्यों लिखा है ये भी समझ लेना कि देखो लेंथ ऑफ, यहाँ लिखो, लेंथ ऑफ ए बी, ए बी की जो लेंथ है ना, ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये R3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, किसी वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली R4 जो है वो इस लेंथ के BC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों का जब मैं रेशियो लूंगा ना, AB अपॉन BC, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, R3 अपॉन R4 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर R3 अपॉन R4 लिख दिया है लेंथ लिखने की बजाय। तो ये नल पॉइंट के टाइम पर इक्वल आते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब ये पूरा इंस्ट्रूमेंट अरेंज कर देते हैं तो इसको अरेंज करने के बाद इस वायर को मूव करते हैं हम इस वायर के ऊपर, ठीक है। यहाँ स्केल लगा हुआ है, इसमें स्केल से हमें पता चल जाएगा कितनी लेंथ पर वायर में हमें नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ है, ठीक है।
तो जब हमारे पास में ये बैलेंस पॉइंट आएगा, उस बैलेंस पॉइंट पर आप इस AB की लेंथ और BC की लेंथ फाइंड कर लेंगे, और हमें पता है लेंथ इनके रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होती है, तो उसे फिर आप यहाँ रख देंगे R3 और R4 पे, ठीक है। और इसे लिखने के बाद में आपको फाइंड क्या करना है, आपको अननोन रेजिस्टेंस जो है, अननोन रेजिस्टेंस इसे फाइंड करना है, जो कि R2 है। तो R2 को आप बाहर ले लें, ठीक है। R2 को बाहर लेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी R1 इंटू R4 डिवाइडेड बाय R3, ठीक है। दिस विल बी द इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बनी है, इससे मुझे R2 यानी अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। वंस आई गेट द अननोन रेजिस्टेंस, एक बार अगर मुझे अननोन रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो उसके बाद मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, कंडक्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। कंडक्टेंस, जिसको मैं क्या कहता हूँ, G इक्वल्स टू 1/R2, ठीक है। G इक्वल्स टू 1/R2 से मेरे पास में कंडक्टेंस आ गया। अब कंडक्टेंस आने के बाद कंडक्टिविटी को फाइंड करना इजी है। कंडक्टिविटी, तो आपको ध्यान होगा कंडक्टिविटी जिसे अपन कप्पा से डिनोट करते थे, कप्पा, तो ये किसके इक्वल होता है, G इंटू G स्टार के इक्वल होता है, ठीक है। तो G तो अपन ने यहां से फाइंड कर लिया, और G स्टार कहां से आएगा, एक्चुअली G स्टार जो होता है ना बेटा, इस सेल के लिए L अपॉन A का रेशियो है। G स्टार जो होता है इट इज इक्वल्स टू L अपॉन A, और ये जो हमारे पास सेल बना हुआ है कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, इसका L अपॉन A बिल्कुल फिक्स है, या इसका G स्टार फिक्स है, तो G स्टार को अपन यहां रख सकते हैं, और G हमने यहाँ ऊपर फाइंड ही किया इससे, और ये फाइंड करने के बाद कंडक्टिविटी आ जाएगी। आप चाहें तो मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं, अगर फाइंड करना चाहें मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी आपको पता है कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय m, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप मोलर कंडक्टिविटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इट इज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है बेटा, ये जो डायग्राम है ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। और ये इसका जो है हमारे पास में व्हीट स्टोन ब्रिज का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं अपन इसको, व्हीट स्टोन ब्रिज को, ठीक है। और ये थोड़ा लाउड बोले बेटा स्पीकर के पास आकर के ना, यस। एक सेकंड आना, एक सेकंड आप वेट करो, मैं एक बार ना वो स्पीकर वो ऑफ कर दिया था। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है ना बेटा, जिस तरह से मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करते हैं अपन, एक सिंपल सा फॉर्मूला अपन ने देखा है, सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी फाइंड किया जा सकता है, बट देयर इज ओनली अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन बोथ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको ध्यान होगा जब हमने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड की थी, तो हमने इसको डेल एम लिखा था, ठीक है, लैम्डा एम लिखा था, सॉरी। तो यहाँ लैम्डा एम की जगह आपको लिखना है एक तो लैम्डा ई क्यू, ये जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को शो कर रहा है। और आपको ध्यान होगा यहां हम क्या लिखते थे, कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो यहां अगर मैं कप्पा तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, जो कंडक्टिविटी को शो कर रहा है, 1000 भी आएगा, हाँ, लेकिन हम मोलर कंडक्टिविटी में मोलैरिटी लिखते थे, लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिख रहा हूं तो ध्यान रखना बेटा यहां पर अपन क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी, ठीक है ना, ध्यान रखना नॉर्मेलिटी। वैसे दोनों लर्न हो जाएंगे इजिली, ध्यान रखना। जैसे मोलर कंडक्टिविटी के लिए तो इस तरह से है, कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी आ जाए तो मोलर कंडक्टिविटी है, और अगर नॉर्मेलिटी या एन आ जाए तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ठीक है। उस कंडीशन में उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। तो एक बार नॉर्मेलिटी को मैं वापस से थोड़ा रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं कि ऊपर तो क्या लिखते हैं, गिवन मास WB जिसको आप कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000, और डिवाइडेड बाय यहां पर आप लिखते हैं क्या, इक्विवेलेंट मास, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ml में, ठीक है। तो बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर यहां पर देखें तो हम यहां मोलैरिटी रखते थे, तो मोलैरिटी में क्या रखते थे, WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB मोलर मास और V ml में,
तो बस थोड़ा सा यही डिफरेंस आया है, ठीक है, कि जहां पर आप मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो वहां आपने मोलर मास काम में लिया है मोलरिटी के साथ, ठीक है, और जहां इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी काम में ले रहे हैं तो वहां नॉर्मेलिटी लगा रहे हैं जिसमें इक्विवेलेंट मास आता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, इस पे भी आ सकता है, किसी पे भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये आता है, यस बोलिए, बोलिए बेटा। हाँ सुन रहा हूं बेटा, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? हाँ मुझे आ रही है बेटा आपकी आवाज, लेकिन थोड़ा कट कट के आ रही है। हाँ हाँ बेटा, फॉर्मूला मास को फाइंड करने का तरीका कोई अलग से नहीं होता है, आपको इसका ध्यान रखना है। फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड के लिए फाइंड करते हैं, तरीका वही है जो अपन मोलर मास के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको कहा जाए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको कहा जाए फॉर्मूला मास ऑफ NaCl निकालो, ठीक है। तो इसके लिए कुछ आपको स्पेशल नहीं करना, आपको क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस एंड एटॉमिक मास ऑफ Cl माइनस। और सबसे इंपोर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है बेटा, न्यूट्रल एटम और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो एटॉमिक मास होता है वो लगभग सेम होता है, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है ना, जैसे अगर आपसे पूछा जाए Na सोडियम और Na प्लस, इन दोनों के एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस है, तो बेटा नेग्लिजिबल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन का ही तो अंतर है, और इलेक्ट्रॉन का मास हम तो नेग्लिजिबल मानते हैं। कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, जो कि नेग्लिजिबल है। तो अगर वो नहीं जोड़े या जोड़े तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका एटॉमिक मास, सोडियम का कितना होता है 23 और Cl का होता है इसमें 35.5, तो इसको ऐड करूंगा ना तो ये आएगा 58.5। तो 58.5 हमने एटॉमिक मास को जोड़ के निकाला है, लेकिन ये जो मास आया है ये फॉर्मूला मास ही है। बस फर्क इतना है कि आयनिक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कह के हम फॉर्मूला मास बोलते हैं, ठीक है। तरीका वही होता है उसको फाइंड करने का, ये चीज ध्यान रखिए आप। हाँ बोलिए। हम्म 4n सॉल्यूशन था और आपको उसके अंदर तो सेम रहेगी बेटा, क्योंकि हाँ, क्योंकि जैसे मैंने भी बताया, चलो एक बार आप ना मेरे को व्हाट्सएप करना बेटा एक बार वो क्वेश्चन है ना, तो फिर मैं उसका आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा तुरंत, ठीक है। मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो ऐसे पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बेटा एक बार क्वेश्चन देखते हैं अपन, इस पर कुछ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। लेट्स सी वन क्वेश्चन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर क्वेश्चन देख लेते हैं। यस ओके, मेरे ख्याल में बुक कहाँ रखी मैंने, एक सेकंड बेटा, मैं एक बुक और लेकर के आ रहा हूँ ना, बुक वहां रखी हुई है जिसमें क्वेश्चन है। ओके यस, ज्यादा दूर नहीं गया था, इधर ही था मैं, आवाज आने लग गई थी बच्चों की। चलिए एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर बेस्ड, और क्वेश्चन है हमारा, यस दिस इज द क्वेश्चन। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.05 N NaOH solution is 31.6 ohm, 6 ohm. Cell constant is 0.357 centimeter inverse,
calculate its conductivity and equivalent conductivity। तो आपको इसकी कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखें पहले गिवन क्या क्या है हमारे पास। ओके, वी हैव नॉर्मेलिटी। ओके, द नॉर्मेलिटी इज 0.05 n। नेक्स्ट, NaOH solution is, okay, resistance is given, R is 31.6 ohm and cell constant is also given, G star equals to 0.357। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, आपको कप्पा फाइंड करना है और आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड द टू थिंग्स, दो चीजें फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो आपको कंडक्टेंस चाहिए या फिर आपको रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कंडक्टिविटी फाइंड करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/r मल्टीप्लाइड बाय L/A। ऐसे भी लिखते थे हम इसे और इसे ऐसे भी लिखते थे, ठीक है। 1/r, आप इसे यूं भी तो लिख सकते हैं G स्टार, क्योंकि जैसा मैंने कहा बेटा कि L/A जो है इट इज G स्टार, सेल कांस्टेंट होता है और R की वैल्यू आपके पास गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। तो इन दो को यूज में लेकर के आप कप्पा फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कप्पा विल बी, लेट्स सी, इट विल बी G स्टार अपॉन R। तो G स्टार इज 0.357 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 31.6 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आ गया आपके पास। अब इसके बाद आपको फाइंड करनी है इसकी, अच्छा इसको डिवाइड कर देंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो कंडक्टिविटी शुड बी, ये जो आनी चाहिए आपके पास लगभग होगी ये 0.01137, ठीक है। 3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये तो कंडक्टिविटी आ गई आपके पास। और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको फाइंड करनी है, सपोज यू वांट टू फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए जैसा हमने अभी कहा कि कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी लगाना है आपको, ठीक है। तो कप्पा तो यहां से हमने फाइंड किया, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। कप्पा हो गया आपके पास 0.0113 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। तो अब मुझे कौन बताएगा बेटा, नॉर्मेलिटी किसकी देखनी है अपन को, NaOH की। तो NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी होनी चाहिए? यस, व्हाट शुड बी द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH? NaOH की अच्छा गिवन है ना, हाँ वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं। यस, तो नॉर्मेलिटी गिवन, ठीक है। तो इसकी नॉर्मेलिटी जो है वो लिख देते हैं 0.05, ठीक। और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं तो देखो 226, बिल्कुल यही आना चाहिए। तो यहाँ आ गया अपने पास 11.3 डिवाइडेड बाय 0.05, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास में 113 अपॉन 10 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 और इसका ऊपर 100 आ जाएगा और यहाँ 5 आ गया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो आपके पास आ गया 1130 डिवाइडेड बाय 5 और कैंसिल करने पर 226 आ रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है 226 आ जाएगी लगभग। ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास। तो दिस इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ओके। तो इसमें बेटा ज्यादा पजल्ड मत होना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, खासकर की केवल वही पूछे जाते हैं जिनके फॉर्मूला जो है ऑलरेडी गिवन इन योर नोट बुक, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो बहुत ज्यादा हमें डीप या वैसे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ना एक काम करना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है एक बार उनको थोड़ा सा गो थ्रू करना,
ठीक है, तो आपको काफी कंफर्टेबल लगेगा। कई बार बच्चे क्या थोड़ा 11th-12th में थोड़ा पजल रहते हैं कि नहीं पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या होगा। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल मैक्सिमम 5 to 6 मार्क्स के आते हैं, और 5 to 6 मार्क्स में भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनडायरेक्ट नहीं पूछे जाते। डायरेक्ट से मेरा मतलब है कि आपको वैल्यूज दे दी जाएंगी और आपको वैल्यू पुट करनी है फार्मूला में, आंसर फाइंड करना है, बहुत ज्यादा घुमाया नहीं जाता है, फिजिक्स की तरह नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं। इसकी यूनिट होगी बेटा ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट, इनवर्स। एक सेकेंड, ओम इनवर्स है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट, इनवर्स। चलिए अब देखते हैं आगे। अच्छा एक यस, चलो डेफिनेशन बेटा इस तरह लिख सकते हैं, देखो अगर अपन को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें ना, तो आप यूं कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। आप एक बार इसको कंपेयर करो, देखो दोनों की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, एक तो इसकी देखो और एक इसकी देखो, ठीक है। अगर ये तो है मोलर कंडक्टिविटी और ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी होती है कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यानी आपके पास ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हो, और यहां पर अपन बोलेंगे कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यानी जिसमें 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, उसे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कह रहे हैं, और अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है तो उसे मोलर कंडक्टिविटी कह रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है बेटा? ओके, चलिए आगे चलते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं इससे रिलेटेड, इससे बिल्कुल कनेक्टेड जो टॉपिक है, दैट इज कोलराउस लॉ, ठीक है। कोलराउस जो लॉ है, एक्चुअली इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी समझेंगे अपन। कोलराउस एक साइंटिस्ट थे बेटा। कोलराउस ने सबसे पहले ये बताया कि किस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ, ओके। कोलराउस लॉ क्या कहता है? देखिए कोलराउस लॉ कहता है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन is equal to the molar conductivity of its positive and negative ion present in solution at infinite dilution, ठीक है। इसमें थोड़ा ब्लर्ड आ रहा है क्या बेटा? मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा क्या ब्लर्डनेस आ रही है विजन में। क्लियर दिख रहा है क्या आपको? क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपन, और कोलराउस की लॉ की, और उसके बाद में अपन इसके कुछ क्वेश्चन और देख सकते हैं। तो पहले एक बार डेफिनेशन लिखवा देता हूं। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इंपोर्टेंट लॉ है बेटा, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is equal to the molar conductivity
द मोलर conductivity of equal to the molar conductivity of its constituent ions और कौन से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है, सिंपल सी लैंग्वेज दी है इसके अंदर कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो इक्वल होती है किसके, उसके पॉजिटिव आयन और जो नेगेटिव आयन की जो कंडक्टिविटी है उन दोनों के सम के इक्वल होती है। उन दोनों को जोड़ने पर टोटल मोलर कंडक्टिविटी आएगी। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी हैव AX एंड BY, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलाइट को अगर मैं डिसोसिएट करता हूं आयंस में, ठीक है, इस तरह से कि A और B आयंस में मैं इसको डिसोसिएट करता हूं, तो इस बात को आप गौर से समझना बेटा। इस A के ऊपर चार्ज कितना होगा, जो यहां पर लगा हुआ है, B के नीचे जो लगा हुआ है वो इसका चार्ज होगा। ठीक है, Y, तो Y प्लस इसके ऊपर चार्ज है, और B के ऊपर चार्ज कितना होगा, जो X यहां लगा हुआ है, ये B का चार्ज है नेगेटिव, X माइनस चार्ज इसका है। अब टोटल नंबर ऑफ A कितने हैं, जो नीचे यहाँ डिजिट लिखी होगी वो A को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल A कितने, X, और टोटल नंबर ऑफ B पार्टिकल्स कितने, Y, तो मैं Y को आगे लगाऊंगा। तो मैंने इस इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट किया है, ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। अब अगर मैं इसको कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग इसे क्या लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी, क्या लगता है, ये सिंबल किसका है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, और किसकी मोलर कंडक्टिविटी, AX BY की मोलर कंडक्टिविटी देख रहे हैं अपन इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बराबर होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन क्या है आपके पास, देखो पॉजिटिव आयन के लिए इस तरह से लिखूंगा मैं कि AY प्लस आयन की मोलर कंडक्टिविटी, और नेगेटिव आयन के लिए क्या लिखूंगा, इट इज B2X माइनस आयन की कंडक्टिविटी, और जो इनकी संख्या होगी, जो नंबर्स होंगे, जैसे X नंबर में है ये, तो X से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। सिमिलरली ये Y है नंबर में, तो इसको Y से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, कोलराउस लॉ का। इसके एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं तो ये और बेटर समझ में आता है हमें। तो एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया सपोज BaCl2, आपको क्या करना है, BaCl2 को कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है। तो आप पहले इसको डिसोसिएट करोगे, ठीक है, तो यू विल डिसोसिएट इट इनटू, one is Ba2 plus ion and second is 2Cl minus ion, इस तरह से डिसोसिएट करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है बेटा, फिर आज का ये टॉपिक हो गया कोलराउस लॉ, बाकी फिर अपन देखते हैं कल। ठीक है, और ये चैप्टर बेटा खत्म होने के बाद ना एक अपन ना सब्जेक्टिव टेस्ट भी रखेंगे, जैसे फिजिक्स के अंदर भी हो रहा है, शायद आपका सब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है। ठीक है ना, उससे क्या होता है, थोड़ा सा लिखने की स्किल भी डेवलप होगी, नहीं तो क्या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में पता नहीं चलता कौन क्या लिख रहा है, लैंग्वेज या डेफिनेशंस वगैरह, उसका वो चेक नहीं हो पाती। ठीक है, तो अभी इतना ही ले रहे हैं आज, फिर मिलते हैं कल। ठीक है बेटा, ओके।